आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव सभ्यता के एक रोचक विषय को पढ़ने जा रहे हैं। ये विषय है इतिहास का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। किस तरह से मानवों का विकास हुआ, किस तरह से इन्होंने पत्थर के औजार बनाए, पशुपालन हुआ और कैसे कृषि तक इन्होंने अपनी पहुंच बनाई, इसकी क्या यात्रा थी, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस रोचक कहानी की शुरुआत होती है एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाले बंदरों के मैदान पर उतरने से। ये बंदर न केवल मैदान में उतरे बल्कि इन्होंने खुद को खड़ा किया और वहाँ से इतनी दूर तक देखा जहाँ आज हम खड़े हैं। यहीं से मानव सभ्यता के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो हम सबसे पहले मानव का एक विकास क्रम समझेंगे और फिर कैसे इन मानवों ने संस्कृति तक अपनी पहुंच बनाई, इसको समझेंगे। मानव विकास क्रम की अगर हम बात करें तो हमें जो सबसे पहले हमारे जो प्रारंभिक पूर्वज के नाम पर जो मिले, उनका नाम है रामापिथेकस। ये जो रामापिथेकस शब्द है, इसमें जो पिथिकस शब्द आया है, ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ही है वानर, बंदर से। क्योंकि इसका जीवाश्म हमें भारत में शिवालिक क्षेत्र में मिला तो इसका नाम भारत के परिप्रेक्ष्य में दे दिया गया और क्या कहा, रामापिथेकस कहा गया। प्रश्न की दृष्टि से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रामापिथेकस का जीवाश्म हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। क्योंकि भारत से प्राप्त हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो ये भारत से प्राप्त हुआ जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र से। फिर अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो अगला जो हमें मानव मिला उसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म अफ्रीका के इथोपिया से प्राप्त हुआ है और जो ये जीवाश्म है इसको नाम भी दिया गया है। इस जीवाश्म को जो नाम दिया गया है वो है लूसी। प्रश्न पूछा जाता है लूसी नामक जीवाश्म का संबंध किससे, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ये वो मानव था जिसने ये पूर्ण रूप से सीधा तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसने कुछ झुककर चलना शुरू किया। अगले क्रम में हमें जो मानव मिला, ये मानव बहुत कुशल था और ये इसको कारीगर मानव के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है होमो हैबिलस। ये जो होमो हैबिलस है इसको कारीगर मानव इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसा पहला मानव है जिसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। इसको मानव कारीगर भी कहा गया, इसको हैंडीमैन भी कहा जाता है। क्योंकि पत्थर की आवश्यकता इनको इसलिए पड़ी क्योंकि पत्थर पर इनकी निर्भरता अधिक थी। कैसे, जब ये मैदान में उतरे तो जंगली जानवरों का इनको खतरा था, इनको शिकार करना था, इनको अपने लिए जो ये खाद्य था उसको संग्रह करते थे, मतलब फल फूल जो भी इनको मिलता था उसको भी संग्रह करते थे। तो ऐसे में इनको हथियार की आवश्यकता थी और हथियार में इनके पास सबसे अच्छा उपकरण क्या इन्होंने यूज़ किया, पत्थर को हथियार के रूप में बनाया। तो पत्थर का हथियार औजार सबसे पहले बनाने वाला मानव क्या कहलाया, होमो हैबिलस कहलाया। प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न पूछा जाता है वह मानव जिसने पत्थर को पहली बार औजार के रूप में प्रयोग किया वो कौन था, तो हम कहेंगे कौन, होमो हैबिलस। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला जो मानव है वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारा वो मानव था जो पूर्ण रूप से सीधा खड़ा हुआ और यही मानव था जिसने पहली बार आग से जो परिचित हुआ, वो मानव हमारा क्या कहलाया, होमो इरेक्टस कहलाया। तो सीधा खड़ा हुआ, जो ऐसा मानव जो सीधा खड़ा हुआ और ऐसा मानव जिसने आग का प्रयोग सीखा, वो कौन, होमो इरेक्टस। अब देखिए अभी तक जो हमने नाम पढ़े, एक नाम था रामापिथेकस, एक नाम था हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक के अब नामों के आगे क्या लगने लग गया, होमो लगने लग गया। तो होमो जो शब्द जुड़ा वो हमारा कहाँ से जुड़ा, होमो हैबिलस से जुड़ा। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो क्रम में जो अगला मानव मिलता है वो मिला हमें होमो निएंडरस्थल। होमो निएंडरस्थल ऐसा मानव था जिसके दिमाग का विकास होना प्रारंभ हो गया था। ऐसे हमें कैसे पता चलता है कि इनके दिमाग का विकास हो रहा है, इनके दिमाग का विकास कुछ इस तरह से हमें पता चलता है क्योंकि इनके समय पर होमो निएंडर के हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इनके मस्तिष्क का साइज बड़ा हो गया था और साथ साथ इनको थोड़ी
सोचने और समझने की भी इनकी जो बुद्धि थी वो क्या विकसित हो रही थी। किस सेंस में? क्योंकि इन्होंने शवों को दफनाना, रीति रिवाज शुरू कर दिए थे। तो इससे पता चलता है कि ये मानव क्या हो रहा था, धीरे धीरे इनके मस्तिष्क का विकास हो रहा था। ये जो मस्तिष्क का विकास है, कैसे, जैसे अगर हम देखें, रामापिथिकस हमारा पहला ऐसा हमारा मानव है जो हमारा कपि यानी बंदर और मानव के बीच की पहली श्रृंखला है। ये एक कड़ी है। ये अभी कैसा है, बंदर के रूप में ही है, लेकिन कहाँ उतर गया? मैदान में उतर गया। अब आपने देखा कि जो ये बंदर होते हैं, इनका मुंह थोड़ा बाहर होता है और इनका मुंह बाहर होता है, तो ये सर का जो इनका साइज है वो क्या है, थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे इनका मुंह अंदर गया, वैसे वैसे इनकी जो क्रेनियल कैविटी है यानी कि ब्रेन का साइज है वो बढ़ना शुरू हुआ। और जब ब्रेन का साइज बढ़ना शुरू हुआ तो वहीं से ही सोचने और समझने की शक्ति भी क्या हुई, बढ़ी। इस क्रम में अगर हम आगे देखें तो ये है हमारा होमो सेपियंस, अगला मानव। और ये होमो सेपियंस वो मानव है जो आधुनिक चिंताशील मानव है, जो आज का मानव है। लेकिन आज का मानव भी कैसे, धीरे 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 करके हमने, अगर हम इसको आज की डेट से जोड़ें तो आज देखिए कहाँ मानव उस समय का, जब उसने पत्थरों का औजार बनाने शुरू करे, और आज का मानव जो एआई तक का अपनी पहुंच बना रहा है। तो ये जो होमो सेपियंस है, इनका जो दिमाग था ये भी कैसे धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे हमने कहा कि पशुपालन आया, ये लोग कृषि से परिचित हुए, इन्होंने स्थायी जीवन बिताना शुरू किया। तो धीरे धीरे मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होते गया, वैसे वैसे मानव क्या हुआ, और अधिक चिंतनशील हुआ। तो होमो सेपियंस जो हम आज के मानव हैं, ये क्या कहलाते हैं, होमो सेपियंस मानव कहलाते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा विकास क्रम हमने देखा। ये जो हमारा विकास क्रम है, मेजरली हम इस सब्जेक्ट को एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हिस्ट्री के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं। हम अभी पाषाण काल की बात करेंगे, आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। तो उससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से पत्थर के औजार कैसे बने, कैसे बंदरों ने कैसे इनका विकास हुआ, और कैसे रामापिथिकस से हमारा होमो सेपियंस तक की जो यात्रा थी वो कैसी थी। और अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे रामापिथिकस का जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ, लूसी नामक जीवाश्म किसका था, आज का जो मानव है वो कौन सा मानव है, पहला मानव कारीगर किसे माना गया, आग से परिचित हुआ मानव कौन था। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और क्रम भी लगाने के लिए दिया जाता है। हमने उन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया है जो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बात करें कि अब हम, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि मानव का विकास किस तरह से हुआ है, और अब हम जानते हैं कि मानव ने अलग अलग कालखंडों में, क्योंकि मानव का विकास कोई इतना जल्दी नहीं हुआ है, ये एक युगों की प्रक्रिया थी, ये एक जैविक विकास क्रम है। तो यहाँ अब इन्होंने अलग अलग कालखंडों में इनकी अलग अलग विशेषताएं रही, और इन्होंने कैसे संस्कृति से इनका कैसे जुड़ाव बना, इसको समझेंगे। इसलिए हम इतिहास का जो विभाजन करते हैं वो 3 अलग अलग भागों में करते हैं। अगर हम बात करें कि 3 वो भाग कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। फिर है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा कहते हैं। और फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिक एरा कहते हैं या हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब देखिए 3 अलग अलग भागों में विभाजित हुआ है, तो इनको विभाजित करने के कुछ आधार भी हैं। वो क्या आधार हैं जिनके आधारों पर इनको विभाजित किया गया? प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जिसको जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हम इतिहास को जानते हैं केवल और केवल पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ये पुरातात्विक अवशेष क्या हैं? जैसे हमने कहा मृदभांड, जैसे हमने कहा गुफा की चित्रकारी, जैसे हमने कहा पत्थरों के औजार, ये सभी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं और इनके आधारों पर ही हमने इतिहास को जाना है। लिखित प्रमाण जहाँ पर नहीं मौजूद, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जहाँ हम इतिहास को जानते हैं, वो कालखंड हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा कहलाता है। इसका समय अगर हम देखें तो इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इतिहास का वो कालखंड जहां हमारे पास लिखित प्रमाण तो हैं
लेकिन वो अपठनीय हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, वो गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं, आज तक उन्हें कोई नहीं जान पाया। इस कालखंड के अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि इसके जो भी हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अब एक सवाल आएगा मन में कि वैदिक सभ्यता तो हम वेदों को तो लिपिबद्ध किया गया है, इसको तो पढ़ते भी हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि ये लिखित साक्ष्य इसके नहीं है या हम इसको पढ़ नहीं सकते। ये प्रारंभिक वेदों की बात हो रही है यहाँ पर। वेदों को आद्य ऐतिहासिक काल में रखने के पीछे जो कारण है वो ये है कि प्रारंभिक जो हमारे वेद थे वो वेद हमारे कैसे थे, वो केवल मौखिक थे। हम इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति कहने का मतलब है बोलकर, सुनकर, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया गया वो हमारे क्या कहलाए, श्रुति कहलाए। तो प्रारंभिक जो हमारे वेद थे वो लिपिबद्ध नहीं थे, इसलिए हमारे वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखा गया है। इसका जो कालखंड है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तो प्रश्न अगर देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा कालखंड, तो हम कहेंगे पूरा का पूरा जो हमारी पाषाण काल है, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, ये पूरा हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता किसके अंतर्गत, तो हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब अगर हम हिस्टोरिक एरा की बात करें, हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो ये हमारा 600 ईसा पूर्व से अब तक का समय है, यानी कि वो कालखंड जहां हमारे पास लिखित प्रमाण हैं, उनको हम पढ़ भी सकते हैं और उनको पढ़कर हम इतिहास को जान सकते हैं, वो इतिहास का कालखंड। यहाँ इतिहास को जानने के स्रोत लिखित प्रमाण भी हैं, पुरातात्विक अवशेष भी हैं। इस इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने कहा बौद्ध, जैन धर्म हमारे मगध का उत्कर्ष, और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर 1707 और की मृत्यु तक। अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1707 से 1947 या हम कहें आज तक का जो समय है वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। तो इन आधारों पर हमने इतिहास को विभाजित किया है। हमारा जो इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, और इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम अन्य भी कुछ भागों में विभाजित करते हैं। वो भाग है हमारे कुछ इस तरह से, क्योंकि ये इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है इसलिए हमने इसको अन्य कैटेगरी में भी कैटेगराइज किया। जैसे हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया है। अब इस जैसे हमने वहाँ कहा कि कुछ आधार थे विभाजित करने के, तो यहाँ पर भी कुछ आधार हैं। हम जानते हैं कि पाषाण काल की सभी परिधियाँ आती है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी स्टोन एज है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब जहाँ जो पत्थरों का जो प्रयोग था, उन पत्थरों के प्रयोग को अलग अलग तरीके से किया गया। पत्थरों के औजार अलग अलग तकनीक से बनाए गए। जलवायु का भी क्या रहा, कुछ असर रहा। इसके आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल के ये चरण बांटे गए हैं। और ये चरण की अगर हम बात करें और इसको अगर हम अभी मेजर पॉइंट में समझ लें कि क्या अंतर था इन कालों में, तो पुरापाषाण काल में हमारी आग की खोज हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई, तो हम कहेंगे पुरापाषाण काल में। हमने कहा कि हिमयुग का अंत हुआ और जो हमारे औजार थे उनका साइज छोटा हुआ, तो माइक्रोलिथ नाम के जो औजार थे वो हमें मिलते हैं कहाँ, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में औजारों का साइज तो छोटा ही हुआ, साथ ही साथ पशुपालन भी आया। तो पशुपालन की शुरुआत देखी गई मध्य पाषाण काल से। और अगर हम न्योलिथिक की बात करें, नवपाषाण काल की बात करें, तो इस काल में हमारा स्थायी जीवन और कृषि से मानवों का परिचय हुआ। तो यहाँ हमारी कृषि आई, यहाँ हमारा पशुपालन आया और यहाँ पर आग की खोज हुई। मेजरली हमने इन तीनों बातों से हमने इसका एक डिफरेंशिएशन समझ लिया। आगे हम इसकी और विशेषताओं को भी जानेंगे। अब पुरापाषाण काल में भी पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण, लोअर पैलियोलिथिक,
मध्य पुरापाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक और उच्च पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक। यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, औजारों का डिफरेंस मिलेगा। ये जो संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल की जो रहेगी, इसमें जो हमें पत्थर के जो औजार मिलेंगे वो मिलेंगे चापर, चापिंग, पेबुल, यानी कि हस्त कुठार, ऐसे पत्थर जो बेडौल, ऐसे औजार जो थोड़े बेडौल होंगे, मोटे होंगे। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, फ्लेक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस मध्य पुरापाषाण काल के जो हमारे औजार हैं वो थोड़े क्या होंगे, और शार्प होंगे। और उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो भीमबेटका की जो चित्रकारी है, ब्लेड प्रधान जो उपकरण हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, उच्च पुरापाषाण काल में मिलते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में इनकी कुछ कुछ विशेषताएं बताई है। प्रश्न अगर हम इससे देखें कि हमारे क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ जैसे हमने कहा इतिहास का सबसे लंबा कालखंड, तो हमें ध्यान रखना होगा प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि ये भी अलग अलग कालों में विभाजित है। तो इसके अंदर भी पूछ लिया जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे लंबा काल कौन सा रहा, तो हम कहेंगे पुरापाषाण काल। और फिर इनकी कुछ अन्य विशेषताएं। तो हम अब प्राग ऐतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझते हैं, और फिर प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे, फिर पुरापाषाण काल को, और फिर पुरापाषाण काल के अंतर्गत इन तीनों ही कालखंड को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमने कहा इतिहास का सबसे लंबा कालखंड। पाषाण काल की सभी की सभी जो काल हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो हमारा मानव था ये कैसा था, इसने पत्थर को औजार के रूप में बनाना शुरू किया, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से औजार बनाने में भी क्या है, कुशल नहीं है। ये औजार तो बना रहे, लेकिन इनके औजार कैसे हैं, कुछ मोटे हैं। इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले हस्त कुठार बनाया, यानी कि एक कुल्हाड़ी बनाई, पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसको हस्त कुठार कहा गया, जो इस कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण औजार माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के नाम की बात करें कि ये नाम प्राग ऐतिहासिक काल किसने दिया, प्रश्न पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो इनका नाम था डेनियल विल्सन। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। अपनी किताब जब इन्होंने लिखी तो उसमें ऐसे इतिहास जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसको जानने के लिए इन्होंने एक शब्द लिखा, जिसको कहा प्री हिस्टोरिक। और प्री हिस्टोरिक कहने का मतलब वो सारा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो इन्होंने उस इतिहास के लिए एक टर्म दिया, एक शब्द दिया, जिसको कहा प्री हिस्टोरिक। और प्री हिस्टोरिक का जब हिंदी किया तो उसको कहा प्राग ऐतिहासिक। इस तरह से इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने, डेनियल विल्सन ने। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल नाम दिया डेनियल विल्सन के द्वारा। भारत में प्रथम प्राग ऐतिहासिक खोज का श्रेय किसे जाता है, कि सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की जो खोज की है वो किसने की है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो डॉक्टर प्राइम रोज वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कर्नाटक के लिंग सुगूर से प्राग ऐतिहासिक काल के नवपाषाण काल के औजार की खोज करी। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा। तो ये जो इनकी जो खोज थी इसका संबंध किससे था, नवपाषाण काल से था। और इन्होंने जो पत्थर के छुरे वे फलक प्राप्त किए, पत्थर के बनाए हुए चाकू जैसे छुरे और तीर के फलक, ऐसे आपने देखा होगा ना, ये इस तरीके से ये तीर के फलक। तो ये जो तीर के फलक इन्होंने, ये जो उपकरण जो प्राप्त करे प्राइम रोज ने, ये लिंग सुगूर कर्नाटक से प्राप्त हुए। और ये जो खोज थी इनकी, इन्होंने ये खोज 1842 में की थी। ध्यान हमें ये रखना है, प्रश्न को सुनिए, ध्यान से सुनिए। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो सबसे पहली खोज प्राइम रोज ने करी, लेकिन इनकी जो खोज थी वो कौन से कालखंड की थी, नवपाषाण काल की थी। अब देखिए यहाँ ये है नवपाषाण काल, लेकिन इस नवपाषाण काल से पहले भी मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल है। तो अभी जो खोज हुई है 1842 में वो नवपाषाण काल की हुई है। अभी एक व्यक्ति ऐसे आएंगे जो कहेंगे नवपाषाण काल से पहले भी इतिहास था, और वो यहाँ पर इस कालखंड की खोज करेंगे, तो ये पता चलेगा कि नवपाषाण काल से भी हमारा पहले कुछ इतिहास रहा है। बार बार इस बात पर फोकस कराना जरूरी है कि इन्होंने जो खोज करी है वो करी तो सबसे पहले है, लेकिन वो कौन से कालखंड की है, नवपाषाण काल की है।
अब देखिए हमें कुछ पत्थर के औजार तो मिले, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या हमको कोई ऐसे भी साक्ष्य मिले जहाँ पर ये लोग पत्थर के उपकरण बनाने का इनका कोई स्थल था, तो हम कहते हैं हाँ, इसामपुर कर्नाटक से हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहाँ पर इनके पत्थर के औजार बनाने की एक पूरी कार्यशाला थी। ये इसामपुर कर्नाटक का जो नाम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसामपुर किस राज्य में है, तो हम कहेंगे कर्नाटक में। और इसामपुर से क्या मिला, तो इसामपुर से प्रस्तर उपकरण कार्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण कालीन एस्यूलियन औजारों का निर्माण केंद्र, तो ये एक तरीके की फैक्ट्री थी। और ये जो एस्यूलियन औजार आए हैं, ये एस्यूलियन एक प्रकार से पत्थर बनाने की संस्कृति है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए एस्यूलियन संस्कृति का संबंध किससे, तो हम कहेंगे पाषाण काल से। और पाषाण काल में भी मुख्यतः इस संस्कृति के जो औजार जो बनाए गए हैं वो निम्न पुरापाषाण काल में बनाए गए, आगे हम समझेंगे। तो एस्यूलियन जो शब्द है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एस्यूलियन का मतलब पत्थर के औजार बनाने की एक तकनीक थी। यहाँ पर जो हमारे राज्य और राज्य के अंदर जो हमारे साक्ष्य स्थल हैं वो इम्पोर्टेंट है। टर्म किसने दिया, प्रागैतिहासिक काल, ये इम्पोर्टेंट है। और प्रस्तर उपकरण केंद्र कहाँ से मिला, इसामपुर कर्नाटक, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और यहाँ एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि ये जो मानव हैं ये किस तरह से पत्थर की हमारे औजार बना रहे हैं। तो इसको देख के भी थोड़ा कनेक्टिविटी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक की अगर हम बात करें तो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाषाण काल के औजारों की खोज करी। अब देखिए हमने कहा प्राइम रोज ने कहाँ की खोज करी थी, नव पाषाण काल के औजारों की खोज करी। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने पुरापाषाण काल के औजारों की खोज करी। तो हमें ये पता चला कि नवपाषाण काल से पहले भी कोई इतिहास रहा ही। जनक कहे जाने का कारण ये भी है कि इन्होंने सर्वाधिक स्थलों की खोज की है। किसकी, पाषाण काल से संबंधित जो हमारे सर्वाधिक स्थल हैं उनकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा ही की गई है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट और 1863 में इन्होंने ये खोज करी है। और प्राइम रोज की बात करें तो उनकी खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल की 1842 में। तो इनकी खोज पहले हुई है 1842 में और इन्होंने 1863 में खोज करी। लेकिन इनकी खोज उससे क्या थी, प्राचीन थी। इन्होंने पुरापाषाण काल की खोज करी तो इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर कहा गया। इन्होंने जो खोज करी, इन्होंने सबसे पहले जो हस्त कुठार ढूंढा वो हमारा चेन्नई के पल्लवरम से ढूंढा। आपको ये जो स्थल है हमारे, जैसे चेन्नई का पल्लवरम, इसामपुर कर्नाटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे प्रश्न दिखेंगे जहां से हमारे ये स्थल पूछे गए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पुरापाषाण काल के जो हमारा खोज की, हैंडेक्स की जो खोज की, वो पल्लवरम चेन्नई से की। ये जो हैंडेक्स है इसकी फोटो ये दी गई है। हैंडेक्स कहने का मतलब है, हैंडेक्स, एक्स आपको पता है कि एक्स किसको कहा जाता है, कुल्हाड़ी को कहा जाता है। इसको हस्त कुठार भी कह रहे हैं हम। और अगर इसको सामान्य भाषा में कहें तो ये क्या थी, एक कुल्हाड़ी जैसी थी। और इसका साइज कैसा था, थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मोटा था। और ये आगे से क्या थी, आगे से थोड़ी नुकीली थी। इसको द्विधारी विधि, बाइफेशियल द्वारा निर्मित किया गया था। द्विधारी विधि कहने का मतलब है पत्थर के इस साइड से भी और पत्थर के पिछली साइड से भी, मतलब दोनों जो फेसेस हैं उन फेसेस को ऊपर से उसका छिलका निकालकर ऊपर से उसको घिसकर उसको क्या करना, शार्प करना, इसको द्विधारी विधि कहा जाता है। तो यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और इन्होंने जो खोज करी वो 1863 में हस्त कुठार की खोज करी, जो हमारे पाषाण काल का सबसे इम्पॉर्टेंट एक औजार था, पत्थर का औजार था। और कहाँ से करी इन्होंने, पल्लवरम चेन्नई से करी। आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं पाषाण काल के अंदर किसकी, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसकी, पुरापाषाण काल की। अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल के इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनको जाना। अब हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो हमारा पुरापाषाण काल है इसकी चर्चा कर रहे हैं।
पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। और हमने जैसे कि पहले ही कहा कि ये हमारा मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे लंबा, और प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर भी पर्टिकुलर पूछे अगर कौन सा काल, तो हम कहेंगे कौन सा, पूरा पाषाण काल। यहाँ का जो मानव था वो प्रारंभिक मानव था। अभी जो हमने जो देखा मानव, वो कैसा मानव है, वो प्रारंभिक मानव है। और उसका जीवन कैसा है, वो घुमंतु है, वो एक जगह पर नहीं रहता है, वो एक प्रकार का कैसा जीवन जीता है, नोमैडिक जीवन जीता है। प्रारंभ में ये जो मानव था ये चौपहिया था, मतलब हाथ और पैर दोनों से चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब इसने अपने हाथों को स्वतंत्र किया चलने से, तो इनके जो पहले तो इनके चारों ही क्या थे, पांव थे, क्योंकि ये चलते थे, चौपहिया थे। तो जब इनके हाथ स्वतंत्र हुए तो ये इनके ये जो पैर थे ये हाथों में जब परिवर्तित हुए तो इन्होंने उन हाथों से कुछ कुछ काम करना शुरू किया। आजीविका का साधन अगर हम बात करें तो ये ऐसे मानव थे जो कैसे थे, आखेटक थे, शिकार पर इनका जीवन निर्भर करता था। साथ ही ये खाद्य संग्राहक थे, जो भी शिकार करते थे उनको संग्रहित करते थे। अभी ये संग्राहक हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं बने, इन्होंने कृषि करना शुरू नहीं किया है। जीवन यापन पशुओं का शिकार, फल फूल इकट्ठा करके, यानी कि ये इकट्ठा करते हैं लेकिन अभी प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल का मानव जो है वो प्रारंभिक मानव है, घुमंतु मानव है, शिकार पर उसका जीवन निर्भर करता है, और वो शिकार खाता है, फल फूल इकट्ठा करता है, लेकिन अभी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये है। अब अगर हम बात करें कि इनको अग्नि की जानकारी थी, आवास की जानकारी थी कि नहीं थी, तो ये पूरा पाषाण काल का जो मानव है ये मानव अग्नि से परिचित था, लेकिन ये अग्नि का प्रयोग नहीं जानता था कि अग्नि को किस तरह से उपयोग करना है, उसको किस तरह से नियंत्रित करना है। इनका अभी इस चीज़ का इनको अभी ज्ञान नहीं था। तो प्रश्न, अग्नि से परिचित लेकिन अग्नि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं जानता था, वो कौन सा मानव है, तो वो पूरा पाषाण काल का है। ये अग्नि को कैसे परिचित थे, जैसे कोई आग लग गई या जैसे कोई बिजली चमक गई, तो ये आग को जानते तो थे लेकिन उसको उपयोग और उसको नियंत्रण में लाना अभी ये इन्होंने नहीं सीखा था। अगर हम आवास की बात करें इनकी, तो क्योंकि ये हिंसक पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे और मानव वृक्षों और गुफाओं का सहारा लेते थे हिंसक पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए। भीमबेटका की गुफा की अगर हम बात करें तो भीमबेटका की जो गुफा है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इन गुफाओं का प्रारंभ में जो प्रयोग किया गया है वो रहने के लिए किया गया है, अपनी सेफ्टी के लिए किया गया है। आगे अगर हम चलें, जब हम आगे इसको देखेंगे तो जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में जाएंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे कि जो भीमबेटका की गुफा में जो चित्रकारी है वो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें जो गुफाएं हैं वो गुफाएं किसके लिए, रहने के लिए। अभी हम क्योंकि पूरा का पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने इंट्रोडक्टरी फॉर्म में यहाँ पर चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य लिखे हैं, लेकिन इस गुफा चित्रकारी का संबंध कहाँ से आएगा, हमारा उच्च पूरा पाषाण काल में हमें मिलेगा। यहाँ जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किसके लिए, मनुष्यों को उस समय का जो मानव था उस वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए इन गुफाओं में क्या रहता था। आगे अगर हम बात करें पाषाण उपकरण और पूरा पाषाण काल का विभाजन, अब हम इस पाषाण काल का विभाजन कर रहे हैं। और पाषाण काल का विभाजन हमने जाना था कि ये जो पाषाण काल का विभाजन हुआ है ये कितने भागों में हुआ है, 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ अब इनके अगर हम विभाजन की बात करें कि इनका विभाजन किस तरह से हुआ है, तो इनका विभाजन जो हुआ वो हमारा जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन आया, एक तो इनके विभाजन का मुख्य आधार जलवायु में परिवर्तन है, दूसरा इनके जो विभाजन का आधार है वो पत्थर के उपकरण हैं। इन्होंने अलग अलग तकनीक से अलग अलग समय में अलग अलग औजार बनाए, उनके आधार पर भी इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पाषाण काल को सबसे पहले जिस भाग में विभाजित किया वो था हमारा कौन सा, निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये निम्न पूरा पाषाण काल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इस समय के औजार। ये तो ठीक ही है कि अधिकांश भाग इसका हिमयुग के अंतर्गत बीता, अभी भी मनुष्य असभ्य था, बर्बर था, वो घूमता था, तो ये तो
ये तो रहेगा। अभी ये वाला मानव क्या है, ये इसी तरीके का है। अभी ये लोग कैसे हैं, हमारे शिकार पर निर्भर करते हैं, घूमते हैं, तो ये कॉमन ही बात है। अभी किसमें, पाषाण काल के अंतर, पाषाण काल में भी, निम्न पुरा पाषाण काल में भी। निम्न पुरा पाषाण काल की जो मेजर विशेषता है वो है इसका औजार। और अगर हम औजार की बात करें तो इसके जो औजार थे वो बेडौल औजार थे। और यहाँ ये जो इसकी जो मुख्य औजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो औजार थे वो थे हमारे चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के औजार। प्रश्न अगर पूछे तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति किस कालखंड के अंतर्गत आती है। तो किस कालखंड के अंतर्गत, निम्न पुरा पाषाण के अंतर्गत आती है। चापर का मतलब है ये एक तरीके का पत्थर का औजार था, और चापर का मतलब है ये एक तरफ से धार वाला था। ये इस तरफ से, ये जैसे एक तरफ से धार वाले औजार को हमने क्या कहा, चापर कहा। चापिंग कहने का मतलब है दोनों तरफ से धार वाला, जिसमें धार दोनों तरफ से, उसको हमने चापिंग कहा। और पेबुल कहने का मतलब है मोटे बेडौल हमारे पत्थर के औजार, उसको हम पेबुल कह रहे हैं। तो चापर, चापिंग, पेबुल ये हमारे औजार हैं किस कालखंड के, निम्न पुरा पाषाण काल के। ये जो चापर, चापिंग, पेबुल है इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। चापर, चापिंग, पेबुल जो उपकरण हमें मिले वो किस संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, अगर ये पूछा जाए तो ये हमारे सोहन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हमारे सोहन घाटी में प्राप्त हुए, इसलिए हमने इसको सोहन संस्कृति का नाम भी दिया। इंपॉर्टेंट, चापर, चापिंग, पेबुल किस संस्कृति से संबंधित है, तो हम कहेंगे सोहन संस्कृति से। किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं, तो हम कहेंगे निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। आगे जैसे हमने सोहन संस्कृति की बात करी, वैसे ही निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत एक और संस्कृति आती है जिसको हम मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। मद्रासियन संस्कृति कहने का पीछे जो कारण है वो ये है कि यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो ज़्यादातर हमें कहाँ से मिले हैं, मद्रास से मिले हैं। और मद्रास में भी कहाँ, अतीरपक्कम से मिले हैं, इसलिए हमने इसको मद्रासी संस्कृति का नाम दिया। निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृति आती है, तो सोहन संस्कृति और मद्रासीय संस्कृति। यहाँ के जो हमें औजार थे वो हमारे औजार क्या थे, वो हमारे क्लीवर, स्क्रेपर, जैसे इससे पहले हमारे क्या थे, चापर, चापिंग, पेबुल, ये कौन सी संस्कृति के हैं, सोहन संस्कृति के। अगर पूछा जाए मद्रासीय संस्कृति के कौन से औजार हैं, तो हम कहेंगे क्लीवर, स्क्रेपर, ये हमारे मद्रासीय संस्कृति के औजार हैं। यहाँ मुख्यतः चकमक पत्थर से निर्मित है। चकमक एक तरीके का पत्थर था जो थोड़ा कैसा था, मुलायम था, चिकना था, चमकता था। मुख्य रूप से जो निम्न पुरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ है वो एक तरीके का क्वार्जाइट पत्थर था, इसलिए निम्न पुरा पाषाण काल के मानवों को क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वार्जाइट पत्थर से निर्मित औजार ज़्यादा बनाते थे। और उसमें भी कौन सा पत्थर, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर का इन्होंने प्रयोग किया। आगे अगर हम देखें कि निम्न पुरा पाषाण काल की और क्या हमारी इम्पॉर्टेंट साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, तो निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी मिर्जापुर के पास से प्राप्त हुए हैं। ये नदी है बेलन नदी, और ये हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है। मिर्जापुर, सोनभद्र का जो हिस्सा है वो बेलन नदी वाला हिस्सा है। इसी बेलन नदी घाटी के आसपास हमारे निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल एक साथ प्राप्त हुए। तो ये हमें ये बताता है कि जो बेलन घाटी वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण काल के एक मेजॉरिटी में लोग यहाँ निवास करते थे। तो ये हमारा हिस्सा जो है निम्न पुरा पाषाण काल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ ऐसे साक्ष्य से हमें पता चला कि मेजॉरिटी में यहाँ पर क्या था, लोगों का निवास था। तो प्रश्न, निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हम कहेंगे बेलन घाटी मिर्जापुर से। साथ साथ मध्य प्रदेश का हथनौरा ग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सुना होगा। हथनौरा ग्राम ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नर्मदा का हथनौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नर्मदा के हथनौरा से निम्न पुरा पाषाण काल का प्रथम मानव कपाल मिला। तो हथनौरा से निम्न पुरा पाषाण काल का पहला मानव का कपाल मिला है। सबसे पहले जो मानव का कपाल मिला निम्न पुरा पाषाण काल का वो हथनौरा से मिला है, 1982 में मिला। ये भारत में प्राप्त होने वाला मानव अवशेष का सर्वप्रथम साक्ष्य है। प्रश्न, मानव अवशेष का
मिलने वाला, भारत में मिलने वाला साक्ष्य कहाँ से मिला? हथनौरा से। निम्न पुरापाषाण काल का मानव का पहला कपाल कहाँ से मिला? तो हम कहेंगे हथनौरा से। ये इस तरीके से ये कपाल की यहाँ फोटो भी दी गई है। तो हथनौरा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि निम्न पुरापाषाण का प्रथम मानव कपाल यहाँ से मिला है। और मानव का जो अवशेष है, भारत में प्राप्त होने वाला मानव का अवशेष का सर्वप्रथम साक्ष्य भी कहाँ? हथनौरा से ही, मतलब इसी के रेफरेंस में ये दिया गया है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने निम्न पुरापाषाण काल में पत्थर की औजारों की बनावट के फॉर्म में इस निम्न पुरापाषाण काल को समझा। हमने कहा कि निम्न पुरापाषाण काल में दो तरीके की संस्कृति थी, एक सोहन संस्कृति और एक मद्रासीय संस्कृति। सोहन संस्कृति के जो औजार थे पत्थर के वो कैसे थे? चापर, चापिंग, पेबल उनका नाम था। चापर मतलब एक तरफ से धार वाला, चॉपिंग मतलब दोनों तरफ से धार वाला, और पेबल मतलब हमारा कैसे? पेबल मतलब हमारे गोल मटोल पत्थर के औजार। फिर हमने कहा मद्रासीय संस्कृति भी इसी के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर जो हमारे औजार थे वो अब चापर, चापिंग, पेबल से और थोड़े एडवांस हुए, और उसमें क्या आ गया? हमारा क्लीवर आ गया, स्क्रेपर आ गया। और इनको बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया गया? चकमक पत्थर, क्वार्जाइट पत्थर यहाँ पर मुख्य थे। तो ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में अब औजार हमारे क्या हो जाएंगे? और अधिक नुकीले हो जाएंगे, और अधिक हमें क्या दिखेंगे? शार्प दिखेंगे, पतले दिखेंगे। जैसे वहाँ कैसे थे? हमारे मोटे थे, बेडौल थे। यहाँ कैसे दिखेंगे? थोड़े पतले दिखेंगे, शार्प दिखेंगे। ये जो मध्य पुरापाषाण काल है, इस काल के औजारों की दृष्टि से इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक मतलब फ्लेक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने निम्न पुरापाषाण काल में मद्रासियन संस्कृति, सोहन संस्कृति की बात करी, ऐसे ही मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो ये कैसी संस्कृति है? हमारी फलक संस्कृति है, फ्लेक संस्कृति है। फलक मतलब औजारों का ही फलक बनाना, ये इस तरीके से आगे और पीछे दोनों उसको कैसे बनाना? शार्प करना। इसको क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। इस मध्य पुरापाषाण काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल था वो था हमारा महाराष्ट्र का नेवासा। और ये जो नेवासा था, यहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल के बहुत सारे पत्थर के उपकरण मिले, इसलिए इसको नेवासाई चरण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है अक्सर कि नेवासा जो हमारा स्थल है वो कहाँ है, किस राज्य में है? तो हम कहाँ हैं? कहेंगे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके जो प्रमुख जो पत्थर थे, हमने इससे पहले जाना था कि निम्न पुरापाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वो क्वार्जाइट पत्थर था। और अब जब हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो पत्थर के उपकरण में भी बदलाव आया। पहले पत्थर मोटे थे, बेडौल थे, अब वो पत्थर थोड़े पतले हुए और शार्प हुए। पहले निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्जाइट पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था, मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्जाइट के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो फ्लिंट है ये वही है चकमक, तो एक चकमक का तो यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, और बाकी जैस्पर, चर्ट ये हमारे क्या है? क्वार्जाइट के स्थान पर प्रयोग होने वाले पत्थर हैं। यहाँ पर हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि ये पत्थरों के नाम कैसे आते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ जो जानना है वो ये जानना है कि निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्जाइट पत्थर मुख्य रूप से यूज हो रहा था। अब यहाँ मध्य पुरापाषाण काल आते आते क्वार्जाइट के स्थान पर अन्य पत्थरों का प्रयोग होने लग गया। इतना आपको ध्यान रखना है बस। इसका जो प्रमुख मुख्य साक्ष्य स्थल है वो महाराष्ट्र में नेवासा है। यहाँ पर जो पाषाण उपकरण थे, जैसे निम्न पुरापाषाण काल में क्या था? चापर, चापिंग, पेबल था, वैसे ही मध्य पुरापाषाण काल में जो पाषाण उपकरण है अब वो चापर, चापिंग, पेबल से किस में बदल गए? अब बदल गए वो खुरुचनी में, बेधनी में, तक्षणी में और छेदनी में। यहाँ पर दे दिया गया है कि ये खुरुचनी क्या था? खुरुचनी मतलब खुरुचने वाला, धारदार प्लेट की छाल या जानवरों का चमड़ा खुरुचने के लिए, चमड़ा उतारने के लिए खुरुचनी का प्रयोग किया जाता था। सिरे घिसकर नुकीले व पत्थर पतले बनाए गए औजारों को बेधनी कहा जाता था। तक्षणी
मुलायम पत्थर और हड्डियों में गुफाओं में नक्काशी के लिए तक्षणी का प्रयोग किया जाता था, और छेद करने के काम आने वाला उपकरण। तो यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस दे दी है कि ये किस किस तरह से काम में लाए जाते थे, लेकिन जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नाम इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नेवासाई चरण इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फलक संस्कृति इम्पोर्टेंट है। ये 3 बातें हमें इस पेज से ध्यान में रखनी है। आगे, मध्यपुरा पाषाण संस्कृति के प्रमुख साक्ष्य स्थल कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंह भूमि झारखंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेवासा महाराष्ट्र, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश, ये हमारे मध्यपुरा पाषाण काल के एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य स्थल हैं जिनको यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया है। तो इसको आप देख लेंगे और इनके प्रमुख स्थलों को ध्यान में रखेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऐसा कालखंड था जहाँ पर हमारी जलवायु अपेक्षाकृत कुछ गर्म हो गई थी, क्योंकि इससे पहले कैसी थी, हमारी हिमयुग की अवस्थाएं चल रही थी। यहाँ पर अब हिमयुग की अंतिम अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई है, और जब ये जलवायु में अंतर आया तो इसका मानवों पर भी असर पड़ा। जलवायु जब गर्म होगी तो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या हमारे जो हिमयुग के जो जानवर हैं उनमें भी वो उनकी संख्या कम होगी, छोटे जानवर अधिक पैदा होंगे, जो हमारे जंगल हैं उनका भी क्या होगा, विस्तार होगा। तो इसी के आधार पर अब इनका जो औजार बनाने का जो तरीका था वो और बदलेगा। अब इनके जो औजार होंगे वो ब्लेड प्रधान औजार हो जाएंगे। जैसे इससे पहले हमने कहा चापर चापिंग पेबुल था, फिर मध्य पाषाण काल में हमने कहा तक्षणी था, बेदनी था, खुरुचनी था। अब अगर हम यहाँ की बात करें, इसकी उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें, तो यहाँ पर जो पत्थर के उपकरण आ जाएंगे वो ब्लेड नुमा आ जाएंगे इस तरीके से। जैसे चाकू में हमने देखा इस तरीके से होता है, तो ऐसे ही ब्लेड नुमा इनके क्या होंगे, औजार देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रश्न, सोहन संस्कृति का संबंध किससे, निम्नपुरा पाषाण काल से। फलक संस्कृति का संबंध किससे, मध्यपुरा पाषाण काल से। ब्लेड प्रधान उपकरण का संबंध किससे, तो हम कहेंगे उच्च पुरा पाषाण काल से। यहाँ इस उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या विशेषताएं थी, तो यहाँ पर हमारे नए चकमक उद्योगों की स्थापना हुई। मतलब ऐसे उद्योग लगा दिए गए जहाँ पर हमारे क्या पत्थर के उपकरण बन रहे थे, और पत्थर के उपकरण कौन से पत्थर थे, पत्थर से, चकमक पत्थर से। यहाँ पर आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उद्भव हुआ, यानी कि अब उच्च पुरा पाषाण काल से मानव की सोचने समझने की जो क्षमता थी उसका विकास होना शुरू हो गया। अब देखिए इनका जो विकास हो रहा है, तो यहाँ पर जो मानव आएगा उच्च पुरा पाषाण काल से, ये प्रारंभिक होमोसैपियंस थे जिनको हम क्रो मैग्नन के नाम से जानते हैं। यानी कि अभी ये पूरा मतलब मानव पूरी तरीके से सोचने समझने का विकास नहीं हुआ है, यहाँ से सोचने समझने का विकास मानव थोड़ा क्या हो रहा है, चिंतनशील हो रहा है। तो ये जो हमारा मानव था ये प्रारंभिक होमोसैपियंस था, जिसको हम क्रो मैग्नन के नाम से भी जानते हैं। इन होमोसैपियंस का प्रारंभिक होमोसैपियंस का उदय की अगर हम बात करें तो पुरा पाषाण काल में हुई। इस पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो ब्लेड प्रधान उपकरण थे। प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बेलन घाटी से होते हैं। इससे पहले भी हमने बेलन घाटी का जिक्र किया था। याद कीजिए कि वो बेलन घाटी हमने क्यों पढ़ी थी, क्योंकि हमने निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल प्राप्त किए थे। तो प्रश्न, निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे कहाँ से, इसी बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब दोनों बातों में अंतर है, ये निम्न पुरा पाषाण के 44 स्थल हैं, और यहाँ जो प्रश्न दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि उच्च पुरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो प्रश्न अगर पूछे उच्च पुरा पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे बेलन घाटी के। निम्न पुरा पाषाण काल के 44 स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भी यहीं से प्राप्त हुए, पर दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। भीमबेटका के चित्र ऐतिहासिक काल उच्च पुरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल में निर्मित हुए हैं। भीमबेटका की जो चित्रकारी है
उच्च पुरापाषाण काल में आते आते ये जो लोग थे, ये लोग गुफाओं में चित्रकारी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। मैंने जैसे आपसे कहा कि हिमयुग की अंतिम अवस्था आई, तो हिमयुग जब अंत हुआ तो जंगलों का विस्तार हुआ, हिमयुग के जानवरों का अंत हुआ, छोटे जानवरों का और अधिक उद्भव हुआ, उसमें खरगोश, हिरन, बारहसिंगा इस तरीके के जानवर थे। तो इन्होंने उन्हीं की ही क्या बनाई, चित्रकारी करी। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फोटो थी, ये आपने देखी कि ये जो चित्र बने हैं ये किस तरीके के बने हैं, ये हिरन इस तरीके के चित्र हैं। और ये लोग क्या करते थे, पत्थर को पीस के और उसमें जानवरों का मांस मिला के कलर बनाते थे और उससे ये चित्रकारी करते थे। हमने कहा कि उच्च पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिले, उच्च पुरापाषाण काल में ही हमें भीमबेटका की चित्रकारी जो हमें दिखती है वो कहाँ दिखती है, चित्रकारी का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अगर हमारे प्रश्न में ऐसे पूछा गया है कि भीमबेटका की चित्रकारी किस कालखंड की है और ऑप्शन है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे पुरापाषाण। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भीमबेटका की चित्रकारी किस कालखंड की है और ऑप्शन में हो निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे उच्च पुरापाषाण काल से भीमबेटका में चित्रकारी करने का प्रारंभिक अवस्था जो थी वो उच्च पुरापाषाण काल की थी। और ये उन्नत अवस्था में आई कब, मध्यपाषाण काल तक का ये उन्नत अवस्था में आ गई थी। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना होगा हमें। आगे अगर हम देखें, अब देखिए ये उच्च पुरापाषाण काल में हिमयुग का अंत हुआ, यही दिखा दिया गया है। नई नमी आई, तापमान में वृद्धि हुई, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई तो इस तरीके से जंगलों का उद्भव हुआ, छोटे जानवरों का उद्भव हुआ, ये समझने के लिए। और साथ ही होमोसेपियंस, प्रारंभिक होमोसेपियंस का उदय हुआ। ब्लेड नुमा जो उपकरण थे, ब्लेड प्रधान जो उपकरण थे वो ब्लेड प्रधान उपकरण प्रयोग में लाए जाने लगे। तो उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड प्रधान उपकरण थे। नए उद्योग लगाए गए, औजार बनाने के नए उद्योग लगाए गए, जहाँ किस तरीके के पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था, नए चकमक पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था। बेलन घाटी हमने जाना कि बेलन घाटी वो स्थल है जहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बेलन घाटी जो बेलन नदी के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र वाला हिस्सा, यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही बेलन घाटी की इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ तीनों पुरापाषाण काल के क्रमिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के क्रमिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हमने जाना कि निम्न पुरापाषाण काल में वो 44 स्थल प्राप्त हुए। फिर हमने कहा कि यहाँ से 44 स्थल फिर कुछ हमारे मध्य पुरापाषाण काल के भी प्राप्त हुए हैं और लोअर पुरापाषाण काल के भी हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो भी कहाँ से मिले, बेलन घाटी से मिले। तो तीनों क्रमिक रूप से जो साक्ष्य हैं वो भी बेलन घाटी से मिले हैं। और यहाँ पर औजार भी, जैसे जो औजार थे उनके साक्ष्य भी किस तरह से मिले, उन्नत अवस्था में मिले। पहले मोटे थे, फिर थोड़े और शार्प हुए, फिर ब्लेड प्रधान हुए, तो ये लगातार उन्नत हो रहे थे। इनका भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, बेलन घाटी से मिलता है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। साथ ही साथ भीमबेटका की गुफा की बात करें तो भीमबेटका की गुफा का जो चित्रकारी थी, ये चित्रकारी उच्च पुरापाषाण काल में शुरू हुई प्रारंभिक अवस्था में और मध्य पाषाण काल आते आते पूर्णतः निर्मित हो गई थी, यानी कि पूर्णतः उन्नत अवस्था में आ गई थी। भीमबेटका की गुफा की जो सर्वप्रथम खोज की है वो वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई है। और इन चित्रों में आदि मानव ने दैनिक जीवन और शिकार को बहुत ही सजीव तरीके से रंगों में दर्शाया है कि किस तरह से ये अपना जीवन जीते थे, किस तरह से शिकार करते थे, उसमें जानवरों की इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं। तो ये हमारा भीमबेटका की इम्पोर्टेंस है। हमने पुरापाषाण काल को और पुरापाषाण काल की जो तीनों अवस्थाएं हैं, निम्न, मध्य और उच्च, इनको सभी फैक्ट के फॉर्म में और एग्जाम के ओरिएंटेशन से समझ लिया है। इसके आगे हम मध्य पुरापाषाण और नव पुरापाषाण काल की बात करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि कैसे मानव अपने आखेटक जीवन से कैसे पशुपालन तक पहुंचा। हिमयुग का जब अंत हुआ तो पशुपालन कैसे उन लोगों के जीवन में शामिल हुआ और धीरे धीरे ये किस तरह से कृषि की ओर बढ़े, इसको हम अगली क्लास में समझेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।